दिल्ली एनसीआर देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट हब माना जाता है। पिछले 2 दशकों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में बड़े टाउनशिप और हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, लेकिन सपनों के इस बाजार में अधूरे फ्लैट और कोर्ट में लंबित केसों का गढ़ बन गया। दिल्ली एनसीआर की कई कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं या फिर वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है और केंद्र सरकार से दिवालियापन की कार्यवाही से गुजर रही संकटग्रस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए वित्त पोषण प्रदान करने हेतु एक पुनरुद्धार कोष बनाने का निर्देश दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने अपने आदेश में केंद्र सरकार से कहा है कि इसका मकसद वास्तविक घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गोपाल, ये बहुत बड़ा फैसला है जस्टिस पारदीवाला का जो कल इन्होंने प्रोनाउंस किया। आपको याद होगा आम्रपाली में पहली बार ये प्रश्न आया था कि जो होम बायर हैं, जो आईबीसी के अंदर जो बिल्डर चले गए, उनका भविष्य क्या है, वो जो प्रोजेक्ट है वो कैसे कंप्लीट होएंगे। और एक चीज समझ लीजिए, इसका प्रारंभ हुआ पहली बार आम्रपाली और जेपी वाले केस में। जेपी के अंदर जब तक जेपी का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया था, होम बायर का आईबीसी कोड में या जिसको आप कहते हैं कि इंसॉल्वेंसी लॉ के अंदर कहीं एग्जिस्टेंस नहीं थी। वो एक अच्छी बात थी, बुरी बात थी, वो तो समय बताएगा। किंतु जेपी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि एक ऐसा कानून लाइए, जो ऐसा इसमें परिवर्तन कीजिए इंसॉल्वेंसी लॉ में कि होम बायर की भी इसमें एग्जिस्टेंस होए। उसका परिणाम क्या हुआ आप समझें। आज सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो भी बिल्डर हजारों करोड़ रुपए जिन्होंने गबन कर लिए होम बायर के, वो कोई ना कोई झूठा सच्चा केस आईबीसी के अंदर एनसीईआरटी में फाइल करवा देते हैं अपने स्टूजेज या अपने खास लोगों के द्वारा। और उसका परिणाम ये होता है कि नेशनल कंज्यूमर फोरम में या और भी रेरा वगैरह में या सिविल कोर्ट जहां भी बिल्डर के अगेंस्ट में केस चलते हैं वो सब रुक जाते हैं। क्योंकि आपको याद है कि आईबीसी कोड में एक सेक्शन है, सेक्शन 14। इस सेक्शन 14 के अंदर ये प्राविधान है कि यदि कोई भी बिल्डर का केस आईबीसी में चला गया और एनसीईआरटी उसमें कार्यवाही कर रही है, तो उस बिल्डर के खिलाफ जितने भी केस प्रारंभ हुए या जो प्रारंभ भविष्य में होने वाले हैं, सब पर रोक लगा दी जाती है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा आज बिल्डर इसी तरीके से ले रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ होम बायर को इकट्ठा कर और सच झूठ एक अपने विरुद्ध केस फाइल कर देता है, जिससे उसको चद्दर ओढ़ के सोने का टाइम मिल जाता है। क्योंकि कोई भी जितने भी केस उसके विरुद्ध बिल्डर के चल रहे थे, सब वहीं रुक जाते हैं। सर, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो लाखों ऐसे बायर्स हैं जो बड़ी बड़ी जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं उसके शिकार बन चुके हैं। तो हमारा कानून क्या कहता है, कैसे उन्हें राहत मिलेगी और किस तरीके से मामलों को आगे बढ़ाया जाए? देखिए गोपाल, मैं खुद ये कई बड़े बड़े केसेस कर रहा हूँ बिल्डर के, इसलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले तो आम्रपाली जी, इसमें 46,000 होम बायर थे। यूनिटेक के अंदर करीबन 18,000 होम बायर हैं। सुपरटेक तो इनसे भी बड़ा है, सुपरटेक करीबन 51 या 52,000 होम बायर हैं। उसके अलावा रहीजा है, पार्सनाथ है, आप किसका ये ऑरिस है, 3C है, ग्रीनोपोलिस है, जितने भी बिल्डर हैं सबके विरुद्ध कोई ना कोई कार्यवाही एनसीईआरटी में चल रही है। और ये कार्यवाही इतनी दुखददायी हो रही है, दुखददायी मतलब ये अनएंडिंग प्रोसेस है। एनसीईआरटी में केस जाने का मतलब 2, 4, 5, 7 साल कहीं के अंदर कहीं निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती एनसीईआरटी। और याद रखिए, एनसीईआरटी के अंदर जो होम बायर हैं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग या शक्तिशाली हैं जो बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, उन लोगों के भी हजारों करोड़ रुपए हैं। एक जो होम बायर का ग्रुप है वो उनसे कैसे लड़े। आईबीसी का कोड अनएंडिंग लिटिगेशन के अंदर न तो उनके पास उतनी ताकत है न उतने पैसा रहता है कि इनको लड़ सके। इसलिए ये जो जजमेंट जस्टिस पारदीवाला ने कल दिया, ये एक बहुत अच्छा होम बायर की तरफ से यदि मैं कहूँ
तो एक बहुत अच्छा सिग्नल है। और गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को मिलकर इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि हमें, मेरे को मालूम है रेरा भी है, कई ऐसे स्वामी फंड वगैरह बने हुए, किंतु ये सब निष्क्रिय मतलब इनमें इतनी टेक्निकलिटीज है कि एक साधारण होम बायर का ग्रुप जो है वो कभी सपने में भी नहीं सोचता कि स्वामी फंड से कैसे पैसा लिया जाए या कैसे उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। आपको बता दें कि सुपरटेक, यूनिटेक, महागुण इंडिया, जेपी समूह और आम्रपाली सहित कई अन्य दिवालियापन की शिकार हो चुकी हैं। यूनिटेक देश की सबसे बड़ी बिल्डर कंपनियों में गिनी जाने वाली यूनिटेक पर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इसमें हजारों खरीदारों का पैसा फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इस फैसले के तहत जो जेन्युइन कंट्री के जो जेन्युइन होम बायर हैं, जिनको घर की ज़रूरत है और जो अपने रहने के लिए घर की बुकिंग करते हैं, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक बहुत अच्छा फैसला दिया है, जिनसे उनकी पूरी तरह से राइट सिक्योर हो। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट टू शेल्टर को राइट टू लाइफ के रूप में लिया है और उसमें कहा गया है कि ये आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन का कि उसको एफोर्डेबल रेट में घर मुहैया कराया जाए। इसमें यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये निर्देश दिया गया है कि आप जो NCLT, NCLAT और रेरा की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मजबूत करें, ताकि कम से कम समय में जो प्रोजेक्ट तैयार हो करके और जो एक्चुअल जिनको घर की ज़रूरत है, अपने रहने के लिए बुक करते हैं, जेन्युइन होम बायर हैं, उनको वो घर पोजीशन एक टाइम फ्रेम में, रीजनेबल टाइम फ्रेम में दिलाया जा सके। इधर जेपी इंफ्राटेक को एनसीएलटी ने अगस्त 2017 में दिवालिया घोषित किया था। सुपरटेक कंपनी ने भी 80 मंजिला इमारत से संबंधित मामले में अपने आप को दिवालिया घोषित किया। कंपनी पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 700 करोड़ रुपए बकाया था। बताया जा रहा था कि यह देश की सबसे ऊंची इमारत सुपरनोवा बन रही थी। एनसीएलटी ने इसे मंजूरी भी दे दिया। वहीं आम्रपाली को 2017 में दिवालिया घोषित किया गया था। पूर्व आईएएस आनंद ने यमुना एक्सप्रेसवे स्थित जेपी ग्रीन सिटी में 2014 में फ्लैट के लिए बुकिंग किया था, लेकिन अभी तक कोई फ्लैट नहीं मिला। इन्होंने कहा कि इनका मामला एनसीईएलटी में लंबित है और तारीख पर तारीख लग रही है। मैंने 2014 में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी अंतर्गत जेपी ग्रीन सिटी में एमएसए सर्किट हाइट्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में एक फ्लैट के लिए नियमानुसार भुगतान कर आवंटन प्राप्त किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे अभी तक प्रतीक्षा ही करनी पड़ रही है। निर्माण कार्य बिल्डर द्वारा बहुत धीमा रहा और 2018 में यह प्रोजेक्ट CIRP के अंतर्गत चला गया। मामला हाई कोर्ट तक गया और बिल्डर को जेल जाना पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने भी NCLT में केस किया और बिल्डर को NCLT ने एक नए बिल्डर को अधिकृत किया, जिसने मनमानी करना आरंभ कर दिया। उसने मेरा अलॉटमेंट भी कैंसिल कर दिया। फलतः मैंने NCLT में कैंसिलेशन के विरुद्ध केस फाइल कर दिया, लेकिन कोर्ट में तारीख पर तारीख का सिलसिला ही अब तक चल रहा है। फ्लैट मिलने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। विदित हो कि जेवर एयरपोर्ट के कारण निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के फ्लैटों की कीमतें आकाश छूने लगी हैं और फलतः बिल्डर की महत्वाकांक्षा भी आकाश छू रही है। किसी न किसी बहाने वो तिकड़म करता जा रहा है और निर्माण कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कल के आदेश से होम बायर्स को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, बशर्ते आदेश की पूरी तरह से मान्यता दी जाए नीचे के स्तर तक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह सुझाव कि रेरा, NCLT
जैसी एजेंसियों को और ज़्यादा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। यह बिल्कुल उपयुक्त है। ऐसा होने से परिस्थितियां निश्चित रूप से बेहतर बनेंगी और होम बायर्स को घर मिलने की संभावना बलवती हो जाएगी। इसके अलावा एल्डिको, पारस, ओमेक्स जैसे कई मिड साइज बिल्डर भी फंडिंग की कमी से समय पर डिलीवरी नहीं कर पा रहे। दिवालिया घोषित हो चुकी कंपनियों में करीब 4 से 5 लाख खरीदार प्रभावित हुए हैं। ये लोग कोर्ट और रेरा के चक्कर में सालों से लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। एयर इंडिया के कैप्टन प्रतीक जैन ने 9 साल पहले एक फ्लैट बुक किया था, उनको भी अभी तक नहीं मिला। नमस्कार, मेरा नाम कैप्टन प्रतीक जैन है और मैं भी रियल एस्टेट सेक्टर के फ्रॉड का एक विक्टिम हूँ। मेरे जैसे पता नहीं कितने हज़ारों लोग इस स्कैम में अपने हार्ड एंड मनी फंसा चुके हैं। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है क्लाउड9, जो वैशाली में स्थित है। वहाँ पे बिल्डर को ऑलमोस्ट 9 साल पहले 90% पेमेंट करने के बाद आज तक हमें अपना फ्लैट नहीं मिला। प्रोजेक्ट कुछ साल पहले बैंक्रप्सी में चला गया और सारे प्रूफ दिखाने के बाद भी हमारी पेमेंट्स को मान्य नहीं किया जा रहा है। आज तक हमें अपना फ्लैट मिला नहीं है। जो फ्लैट की कंडीशन 9 साल पहले थी, एक स्ट्रक्चर, आज भी वो वैसे का वैसा ही है। अब इस सुप्रीम कोर्ट के केस के वजह से हमें उम्मीद जागी है कि शायद अब मुझे और मेरे जैसे हज़ारों लोगों को अपने हार्ड एंड मनी का रिटर्न और रिलीफ मिल सके। थैंक यू। बता दें कि रेरा कानून लाने का मकसद बिल्डरों की मनमानी और उसकी धोखाधड़ी को रोकना था। 2016 से पहले रियल एस्टेट का सेक्टर काफी असंगठित हुआ करता था। आम आदमी को प्रॉपर्टी खरीदने में काफी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। खरीदारों के हितों को देखते हुए सरकार 2016 में ये कानून लेकर आई। ये एक नियामक संस्था है जो रियल एस्टेट क्षेत्र में निगरानी और विनियमन करती है, पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को भी बढ़ावा देती है। दिवालिया हो चुके रियल एस्टेट कंपनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। यह आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार से कहा है कि जो कंपनी दिवालिया घोषित हो चुकी हैं उनकी परियोजनाओं पर सरकार विचार करे। साथ ही कोर्ट ने देश के सभी गृह सचिवों को आदेश की कॉपी भेजने का आदेश दिया है। इसको लेकर निवेशकों में एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनका आशियाना अब मिल जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण।